हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था। आज का वीडियो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरीज का स्ट्रक्चर, oogenesis मतलब एग फॉर्मेशन और फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे कोर टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड्स में, तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? यूट्रस, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया वजाइना। ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड रहता है मेमरी ग्लैंड के साथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली टू सपोर्ट ओव्यूलेशन, चाइल्ड टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो ये दोनों मिलके पूरा हमारा जो ये सब जो फीमेल का ये जो प्रोसेस होते हैं वो एक साथ ये लोग स्ट्रक्चरली और फंक्शनली रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे वन पेयर ऑफ ओवरी होता है, 2 ओवरीज होता है जो कि लिगामेंट के थ्रू सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। लिगामेंट होता है, हवा में नहीं रहते, लिगामेंट के थ्रू सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या है, फैलोपियन ट्यूब है जो कि करीब बोल सकते हो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फंटिब्यूलम ये फनल शेप का होता है, फिर आता है थोड़ा सा चौड़ा एम्प्यूला, फिर आता है इस्थमस, ठीक है। और ये इन्फंटिब्यूलम में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फिमरी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो ओवा निकल रहा है ओवरी से उसको कैच करने का काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये फिर है सर्विक्स। सर्विक्स का जो कैविटी होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये सर्वाइकल कैनाल विद द वेजाइना ये मिलके क्या बनता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। ये दोनों एक साथ क्या बनता है, बर्थ कैनाल, ओके। उसके बाद है हमारा यूट्रस, जो कि उसका जो यूटेरियन कैविटी है, तो यूट्रस जो है हमारा इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, इसको हम वुम भी कहते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड पेयर शेप होता है, इसको वुम भी कहते हैं, ओके। यूट्रस को वुम भी कहा जाता है नॉर्मल उसमें। बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम होता है, बहुत ही पतला सा एक स्किन टाइप का होता है पेरीमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद होता है मायोमेट्रियम जो कि मस्कुलर होता है, फिर होता है एंडोमेट्रियम जो कि ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम जो है ये साइक्लिकल चेंजेस होते हैं एंडोमेट्रियम में, ये हर महीने जो है शेड होता है, ठीक है। इसमें ब्लड ये डायरेक्टली लाइन करता है यूटेरियन कैविटी को, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और मायोमेट्रियम जो है ये मसल्स है, ये डिलीवरी के समय जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो बेसिकली मायोमेट्रियम के वजह से होता है, ठीक है। मायोमेट्रियम जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है डिलीवरी के समय, ठीक। तो और जो क्रैम्प्स भी आते हैं बेसिकली मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। तो oogenesis जो है, जैसे मेल हमने देखा था जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल्स में प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लेकिन oogenesis की शुरुआत जो है वो फीटल स्टेज में ही हो जाती है, ठीक है। तो जब फीटल स्टेज होता है उसी समय ऊगोनिया, कई सारे ऊगोनिया फॉर्म हो जाते हैं जो कि है फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है। कई सारे ऊगोनिया फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। अब ये ऊगोनिया जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये ऊगोनिया जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइटोसिस करते हैं और बनाते हैं प्राइमरी oocytes, ओके। ये बनाते हैं प्राइमरी oocytes जो अभी भी डिप्लॉयड ही होता है। अब ये जो यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। प्राइमरी oocytes जो है वो प्रोफेस 1 में सबसाइड हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है।
इसका मियोसिस फर्स्ट शुरू तो होता है, ठीक है, लेकिन वो प्रोफेज 1 में जाके रेस्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, बर्थ से पहले तक ये प्रोफेज 1 में जाके अटक जाता है, ठीक है, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में अटक जाता है बर्थ के समय, ठीक है, ये बर्थ के समय, ओके। फिर अब इस समय जो है करीब करीब हमारे पास ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या होता है, फॉलिकल्स बनने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। अब यहाँ पे दो चीजें एक साथ चल रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स, ओके। ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाता है प्राइमरी oocyte के आसपास ओवरी में हमारे। तो बर्थ होते होते बर्थ यहाँ पे कई मिलियन हमारे फीटल्स में कई मिलियन ओगोनिया फॉर्म होता है, लेकिन बर्थ से जब तक हम प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, ठीक है, बर्थ से प्यूबर्टी तक कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं, करीब 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही रह जाते हैं इन ईच ओवरी, ठीक है, हर एक ओवरी में 60 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं प्यूबर्टी तक, ठीक है। जब प्यूबर्टी हिट होता है उस समय ये मायोसिस 1 अपना कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनाता है, ठीक है, और सिर्फ सेकेंडरी oocyte नहीं बनता, इसके साथ साथ बनता है एक पोलर बॉडी, ठीक है, ये होता है एन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सेकेंडरी oocyte बनने से भी पहले कई सारे चेंजेस यहाँ हो रहे हैं फॉलिकल्स में, ठीक है, डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte नहीं बन जाता, प्यूबर्टी हिट किया और सेकेंडरी oocyte बन गया। अब क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स तो बन गया, अब जैसे जैसे हम प्यूबर्टी के पास आता है, प्यूबर्टी हिट होता है बेसिकली, ये प्राइमरी फॉलिकल्स पहले चेंज होता है किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ठीक है, ये चेंज होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या बनते हैं, थीका बनना शुरू करता है, ठीक है, थीका बनना शुरू करता है, ये होता है प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्शियरी फॉलिकल्स, ठीक है, तो टर्शियरी फॉलिकल्स की खासियत क्या होती है, इसमें एक बहुत बड़ा फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंट्रम, इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को कहते हैं एंट्रम। और ये जो थीका है, ये टर्शियरी फॉलिकल्स में क्या होता है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में बदल जाता है, थीका एक्सटर्ना जो बाहर की तरफ रहता है और जो अंदर की तरफ लेयर होती है थीका की, उसको हम कहते हैं थीका इंटरना, ओके। अगली बात समझ में, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल्स जो है ये मैच्योर होके बनाते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल्स क्या बनाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये जब तक ये टर्शियरी फॉलिकल्स बन रहा है, ये टर्शियरी फॉलिकल्स बनते बनते ये प्राइमरी oocyte भी सेकेंडरी oocyte में टूट चुका होता है, ओके। फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, जब आगे हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि हार्मोन जब इसको सही मतलब पीक पे आता है, सही उस पे आता है, तब ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फूट जाते हैं और उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो निकलता है, ठीक है, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, एक चीज याद रखना, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte जब निकलता है तो अभी तक ओवम नहीं बना हुआ होता है, ठीक है, ये ओवम कब बनता है, ये ओवम बनता है फर्टिलाइजेशन के समय, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है इसका, जस्ट सेकंड जैसे ही स्पर्म एंटर होने वाला होता है, वो स्पर्म एंटर होने से जो ट्रिगर होता है और उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस ट्रिगर होने लगता है, और इसका जो ये मियोसिस 2 का फेज है वो यहाँ पर आके खत्म होता है, ठीक है, ओवम तब बनता है, ठीक है, और एक और पोलर बॉडी बनता है साथ में, गॉट इट, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte जब ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है वो भी मियोसिस 2 के एक स्टेज पे जाके अटक जाता है, ठीक है, रेस्ट कर जाता है, पूरी तरीके से वो मियोसिस 2 का प्रोसेस खत्म नहीं होता, मियोसिस 2 का प्रोसेस पूरी तरीके से तब खत्म होता है जब स्पर्म एंटर करने वाला होता है,
ओवम में, तब ये ओवम बनाता है। अच्छा, और एक और चीज रह गई, वो क्या है, टर्शरी फॉलिकल्स से जब ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है उस समय ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके आसपास एक लेयर बन जाती है सेकेंडरी oocyte के आसपास, जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा की एक लेयर बन जाती है सेकेंडरी oocyte के आसपास। इसके अंदर ही मियोसिस 2 होता रहता है, जो जाके रेस्ट हो जाता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म जोना पेलुसिडा के पास आता है, वैसे ही जो है ये मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और वो ओवम और पोलर बॉडी में टूट जाता है। ठीक है, ये है oogenesis। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? पूरा आई होप सबको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफियन फॉलिकल से जब ये सेकेंडरी oocyte निकलता है, उसको हम ओवम बोल देते हैं नॉर्मली, तो ओवम जब निकलता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, ऊगोनिया जो है वो हमारे फीटल स्टेज में ही बन जाते हैं, कई मिलियंस ऊगोनिया बनते हैं। फीटल स्टेज से जब तक हम बर्थ हमारा होता है उस समय तक वो उसका डिफरेंशिएशन होता है, माइटोसिस होता है, वो प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte जो है मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाके रुक जाता है। ठीक है, बर्थ के समय। फिर बर्थ के बाद वो धीरे धीरे उस पर बर्थ से पहले तक ही प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुका होता है, प्राइमरी oocyte के साथ प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाता है। फिर बर्थ से प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है डीजेनरेट हो जाते हैं और 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं एक ओवरी में। ठीक है, अब प्यूबर्टी जब हिट होता है तब ये प्राइमरी फॉलिकल्स धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शरी फॉलिकल्स में बदलते हैं। टर्शरी फॉलिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है। ठीक है, फिर वो टर्शरी फॉलिकल्स बनता है तो साथ साथ में प्राइमरी oocyte का कंप्लीट हो जाता है मियोसिस 1 और वो सेकेंडरी oocyte बना लेता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 शुरू कर देता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल्स तब तक ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाता है और सेकेंडरी oocyte के आसपास एक लेयर बन जाती है जोना पेलुसिडा की। ठीक है, फिर ये मियोसिस 2 के एक स्टेज पे जाके रुक जाता है। जब ओव्यूलेशन होता है तब ये सेकेंडरी oocyte ओवम ही बोल देंगे हम उसको, कि वो ओवरी से निकलता है और हमारे यूट्रियन कैविटी में आता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो नॉर्मली ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के पास पहुंचती है, वैसे ये मियोसिस 2 कंप्लीट होकर ओवम में बदल जाता है। ओके, ये था oogenesis। क्लियर है? तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसी भी फीमेल प्राइमेट का, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये शुरू होता है प्यूबर्टी से। जो शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसको हम कहते हैं मेनार्क। ठीक है, जो प्यूबर्टी से शुरू होता है। ठीक है, और ये एक साइक्लिकल हर महीने मंथली चेंजेस होता है हम फीमेल्स के यूट्रस में। ठीक है, और उनके हार्मोनल लेवल में भी, तो उसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। शुरुआत को हम कहते हैं मेनार्क, जब शुरू होता है प्यूबर्टी में। ओके, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बेसिकली 28 to 29 डेज का होता है, लेकिन किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जो साइकिल होता है उसमें जो स्टार्ट होता है वो मेंसेस से शुरू होता है। ठीक है, तो मेंसेस बेसिकली 1 से 5 दिन वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो जब तक ब्लीडिंग हो रही है वो हम मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो फॉलिकल्स फॉर्मेशन मैंने बताया था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, टर्शियरी फिर ग्राफियन फॉलिकल, वो पूरा जो फॉर्मेशन होता है वो फॉलिकुलर फेज के समय होता है। ठीक है, उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। फिर जो 14th डे होता है, जो बीचों बीच का होता है, वहां होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन में क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, फिर आता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, वो अपने आप को बनाती है और ज्यादा, ठीक है, अच्छे से वो बढ़ती है, अच्छे से वो मेंटेन करती है खुद को। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है वो और ज्यादा बिल्डअप होता है। ठीक है, जो ल्यूटियल फेज में होता है। उसके बाद वापस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो वापस मेंसेस शुरू हो जाता है आफ्टर द 20 to 29 डेज। तो एक मेंसेस से लेकर दूसरे मेंसेस के ऑनसेट तक का जो पीरियड होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो सब हो रहा है वो बेसिकली हमारे जो ओवेरियन हार्मोन और जो पिट्यूटरी हार्मोन है उनके वजह से हो रहा है।
तो क्या होता है, जो मेंसेस हो रहा है, मेंसेस होने जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ओव्यूलेशन के टाइम से पहले देखना यहाँ पे क्या होता है, पीक होता है एलएच में भी और एफएसएच में भी। ठीक है, ये जो पीक आता है इसको एलएच सर्च कहते हैं, एलएच के पीक को हम कहते हैं एलएच सर्च। इस एलएच के पीक की वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होता है और उसमें से ओवम बाहर आता है। ठीक है, ये एलएच पीक के सर्च के वजह से ही होता है। साथ साथ में ईस्ट्रोजन भी इस समय बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, ओव्यूलेशन के समय ईस्ट्रोजन भी बढ़ जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकल गया, ठीक है, वो यूट्रस में आया। अब ग्राफियन फॉलिकल का क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, जो हमारे एंडोमेट्रियम मसल्स है उसको, सॉरी एंडोमेट्रियम लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है, उसको बिल्डअप करता है। और साथ साथ क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल यहाँ पे कम था, लेकिन जैसे ही ल्यूटेल फेज आता है प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाता है। इस प्रोजेस्ट्रॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्ट्रॉन के बढ़ने से ही ल्यूटेल फेज जो है वो हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि कॉर्पस जो ग्राफियन फॉलिकल है वो डिजेनरेट होने लगा, डिजेनरेट होके ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल को बढ़ा देता है, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है बेसिकली ये। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड है वो बिल्डअप होने लगता है। ठीक है, और ये जरूरी क्यों होता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन हुआ है, अगर स्पर्म मिल गया ओवम को तो प्रेगनेंसी तो हो जाएगी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर एंडोमेट्रियम सही से बिल्डअप नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा फर्टिलाइज्ड एग का। ठीक है, जो हमारा जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, बच्चा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, उसको ये जो ग्लैंडुलर लेयर है ये एक शॉक प्रूफ शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करता है ना, पूरा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पूरे प्रेगनेंसी में फीटस को। तो ये सब काम के लिए जो है हमारा ये एंडोमेट्रियम का बिल्डअप रहना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के समय। तो ये जो इसी वजह से प्रोजेस्ट्रॉन को जो है हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, कि प्रोजेस्ट्रॉन ये बिल्डअप पॉसिबल करता है। लेकिन अगर ओवुलेशन के बाद स्पर्म नहीं मिलता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है और ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, इसके डिजेनरेट होते साथ ही क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एकदम से गिर जाता है। ठीक है, और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल गिरते ही मेंसेस शुरू हो जाता है। बात आ गई समझ में? ओके, ये चार्ट सबको समझ में आ गया। मेंसेस शुरू होता है 1 से 5 दिन, उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स बनते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल। इस समय और ओवुलेशन से जस्ट पहले क्या होता है, एलएच सर्च होता है, एफएसएच सर्च होता है, जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवा रिलीज होता है। इस समय ईस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर रिलीज होते साथ जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, डिजेनरेट होकर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, जिसके वजह से ल्यूटेल फेज आता है, जहां पे हमारा जो एंडोमेट्रियम है वो खुद को बिल्डअप करता है टू रिसीव द बेबी। ओके, फिर अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, उसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकस बन जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होते साथ ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है, और प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने से मेंसेस वापस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल था, एक मेंसेस शुरू होने से दूसरे मेंसेस शुरू होने तक के पहले तक का सफर, ये पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। बात आ गई समझ में? अब ये कुछ साल बाद, करीब 45 टू 55 ईयर्स के बीच में जो है ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। ओके, मीनोपॉज इज द टाइम जहां पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि जो है फीमेल प्रेग्नेंट है, या स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी लेट हो जाता है, या कुछ डिजीज की वजह से भी दिक्कतें आ सकती है मेंस्ट्रुअल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल ग्राफ है एनसीईआरटी में वो अच्छे से खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।
अब हमारा फर्टिलाइजेशन से लेकर पार्चुरेशन तक का टॉपिक रह गया है, जो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सीधे पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय।